नमस्कार, यूपी विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। और अगर बात करें बलरामपुर अस्पताल की, तो वहां पर 57 वेंटिलेटर होने के बाद भी मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इमरजेंसी में मात्र 2 वेंटिलेटर ही मौजूद हैं। बढ़ते कोरोना में अब अगर तीसरी लहर आई तो स्वास्थ्य विभाग हाथ खड़े कर लेगा। तो वहीं डॉक्टर आर.के. गुप्ता का ये कहना है कि अस्पताल में वेंटिलेटर चल रहे हैं, जरूरत पड़ने पर ये मरीज को उपलब्ध भी करवाए जाते हैं। इस दौरान मरीज के तीमारदार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। एक तरफ जहां पर सरकार और डॉक्टर्स दावा करते हैं कि जल्द ही तीसरी लहर आ रही है और हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से तैयार हैं, वहीं अगर हम बलरामपुर हॉस्पिटल की बात करें तो कहने को यहां पर 57 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन जब भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, वहां पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे एक पेशेंट से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश है। दुर्गेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ कौन एडमिट है और किसको वेंटिलेटर की जरूरत है? मेरी माँ एडमिट है, जिसका नाम राम सजी है। क्या हुआ उनको? कैमरे पे देखिए। सांस फूल रही है उनकी जी। और यहाँ डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया परसों से। अभी आज तक वो होश में नहीं है जी। अभी जब मैंने सुबह डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। यहाँ वेंटिलेटर है नहीं, आप मेडिकल कॉलेज लेके जाओ। किस डॉक्टर ने कहा यहाँ वेंटिलेटर नहीं है? A.K. गुप्ता हैं, वही देख रहे हैं और कौन कहेगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम वेंटिलेटर की व्यवस्था देख रहे हैं, कहीं मिल नहीं पा रहा है खाली, इसलिए मैं पेशेंट को ले नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। पेशेंट इसके पहले कहाँ था? इसके पहले मैं शुक्रवार को लेके गया सिविल ने उन्होंने हमें ट्रांसफ़र किया मेडिकल कॉलेज के लिए। मेडिकल कॉलेज जैसे मैंने पहुंचा, वहाँ पर्चा जैसे मैंने दिया, उन्होंने सीधा लिख दिया नो बेड अवेलेबल। ठीक है। ये फिर उसके बाद बेड अवेलेबल कहाँ पर बोला? ये सिविल वहाँ मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। फिर वहाँ से लिखे थे कि बलरामपुर लेके चले जाओ, हो सकता है वहाँ मिल जाए। मैं यहाँ आया तो बलरामपुर हालांकि मुझे बेड दिया, अवेलेबल किया, लेकिन अब इनका कहना है कि वेंटिलेटर को इनकी ज़रूरत है, हमारे यहाँ वेंटिलेटर है नहीं। आपने पता किया है बलरामपुर में 57 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं? अब ये हम लोग कहाँ से पता कर पाएंगे कि है कि नहीं है? जो यहाँ स्टाफ बताएगा वही तो हम समझेंगे कि है कि नहीं है। आपने डॉक्टर से पूछा, पता किया वेंटिलेटर्स क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा यहाँ पे है ही नहीं, तो अब उस पर क्या बात करें हम। A.K. गुप्ता ने? A.K. गुप्ता जी कहने को 57 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन वो सब बंद पड़े हैं या उनको चलाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी नहीं है। ये फिलहाल अभी हम डॉक्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कुछ दिक्कतें हैं जो पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स यहाँ पर क्यों अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल ये बलरामपुर हॉस्पिटल का हाल है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। कोरोना की दूसरी लहर में एक तरफ जहां वेंटिलेटर्स की कमी होने के कारण कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी जानें गई, वहीं स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि अब हम तैयार हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कहती है ये आपने देखा है कि कई सरकारी अस्पताल हैं जहां पर वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले लोग गायब हैं। अब वैज्ञानिकों का और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अचानक से कोरोना के केस बढ़ेंगे और तीसरी लहर आएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब अचानक से वेव आती है या तीसरी लहर आती है या कई कोविड पेशेंट इकट्ठे आ जाते हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग जो इतने बड़े दावे करता है कि हम तीसरी लहर को लेकर के पूरी तरीके से सचेत हैं, वो अचानक से इतने वेंटिलेटर्स को और पेशेंट को किस तरीके से देख पाएगा या इतने वेंटिलेटर्स को कैसे ऑपरेट कर पाएगा? लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। कोरोना का टाइम नहीं है, तुम जनरल मरीज को भी इसमें ले लेते हैं। अच्छा, अभी कितने संचालित हो रहे हैं? अभी इस समय तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बता। इमरजेंसी में सर 2 हैं वैसे। 2 जिसको कि तुरंत कोई मरीज है उसको दे दे, बाकी आईसीयू शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, आग अलर्ट नहीं है, उसकी तस्वीरें हमने दिखाई। हमारी सहयोगी वहां पर पहुंची और उन्होंने मरीजों के तीमारदारों से, उनके परिवार वालों से बातचीत की और फिलहाल वहां पर स्थिति क्या कुछ बनी हुई है ये रिपोर्ट उसकी बड़ी बानगी, जहां पर वेंटिलेटर्स तो हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे और सही वक्त पर अगर सही इलाज मरीज को मुहैया नहीं करवाया जा सका तो इन तमाम व्यवस्थाओं का क्या फायदा है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पर। वो भी तब जब ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट विश्व स्तर से तबाही मचा रहा है। 12 से ज्यादा राज्यों में हमारे देश के एंट्री कर चुका है और 113 नए मामले इसके सामने आ चुके हैं। इन सब के बीच तीसरी लहर को लेकर सुगबुगाहट तेज है और अभी भी स्थिति अगर स्वास्थ्य महकमे की ये बनी हुई है तो ये अपने आप में बिल्कुल चिंताजनक है।
मरीज बेहद परेशान है। उनके परिवार वालों का लगातार यही कहना है कि पूरी उम्मीद के साथ हम अस्पताल में आते हैं, कभी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होते और डॉक्टर्स हैं तो सुविधाएं सही समय पर मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं। ऐसे में लोग खासे परेशान हैं। हालांकि सूबे के मुखिया इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और अभी से तीसरी लहर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश यहां पर स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ तमाम उच्च अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, क्योंकि जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक हमारे देश में हुई उसके बाद से सभी राज्यों की सरकारें अलर्ट मोड पर है। लेकिन लखनऊ, राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली है। तो स्वास्थ्य महकमे का अलर्ट न होना कितना चिंताजनक है, इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निकिता सरीन सीधा जुड़ रही है, जिनकी अभी भी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई है। निकिता खुद अस्पताल में पहुंची थी और जो कुछ नजारा देखने को मिला वो भी हमने दर्शकों को दिखाया, लेकिन किस तरीके से इसको देखिए, तो तीसरी लहर, उस पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत कितना घातक साबित हो सकता है। निकिता, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, अभी आवाज मिल रही है। रंजना, मैं चाहूंगी आप अपना सवाल रिपीट बिल्कुल, जो करें। रिपोर्ट आपने दिखाई है वो अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, खासतौर पर अस्पताल प्रबंधन पर और स्वास्थ्य महकमे पर भी। लेकिन ये कितना घातक साबित हो सकता है? एक तो तीसरी लहर की सुगबुगाहट, उस पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा, कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश समेत अब 12 राज्यों में ओमिक्रॉन ने एंट्री दे दी है, दस्तक दे दी है। वहीं पर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं, वो लगातार आगाह कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में जनवरी में मे बी थर्ड वेव आ सकती है और ऐसे भी समय आएगा जब एक दिन में 14 लाख केसेस भी आ सकते हैं। तो ऐसे में कागजी हकीकत क्या है और जमीनी हकीकत क्या है, यही हमने जानने की कोशिश की थी। यहाँ पर एक तरफ स्वास्थ्य महकमा बड़े दावे करता है कि उनके पास वेंटिलेटर्स हैं, पूरी तरीके से हैं, लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स में चेक कर रहे हैं वहां पर वेंटिलेटर्स की कमी है। और मैं बलरामपुर हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां इमरजेंसी डिपार्टमेंट में महज 2 वेंटिलेटर्स हैं, वो भी पेशेंट को जब डॉक्टर कहता है, जब डॉक्टर की सलाह है कि भाई अब इस पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है, तब भी उनको वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। और इतनी बिगड़ी हालत में वो हॉस्पिटल्स दूसरे हॉस्पिटल्स को रेफर कर रहे हैं। और ये बात है, अब लगातार वो केजीएमयू में रेफर कर रहे हैं और केजीएमयू में भी जब हमने उनसे फॉलोअप लेने की कोशिश की तो वहां पर भी लगातार यही कहा जा रहा है कि वहां पर वेंटिलेटर्स नहीं है, खाली नहीं है। तो ऐसे में पेशेंट जो बड़ी शिद्दत के साथ आता है कि यहाँ पर उनका इलाज होगा, वहां पर जो दशा है, यही मैंने बताने और जताने की कोशिश की है। क्योंकि जिस तरीके से एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेव घातक हो सकती है, हॉस्पिटल्स भी कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ है। तो ये कहां तैयारी है, ये जरूर एक सवालिया निशान खड़े कर रहा है कि आने वाले समय में क्या स्वास्थ्य विभाग सच में प्रिपेयर्ड है या इस तरह के केसेस में वो सच में सरेंडर करेगा। ये एक ऐसे सरकारी हॉस्पिटल है जो राजधानी में, सूबे की राजधानी में काफी बड़े माने जाते हैं और दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे या रेफरल कर देते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल में, ये सबसे ज्यादा पेशेंट्स के लिए चिंताजनक वाली बात होती है कि डॉक्टर के अप्रूवल के बाद भी उनको नहीं मिल रहे हैं। और अधिकारी भी कैमरे पर नहीं आते हैं, कहते हैं कि जब ये मामला आया है हम इसको संज्ञान में जरूर लेंगे, लेकिन पेशेंट की दशा क्या हो रही है, वो सांस लेने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वेंटिलेटर जो उसको अवेलेबल। दूसरी लहर के दौरान बंदोबस्त, खासतौर पर रिसोर्सेज को लेकर जो अभाव हमने देखा, उसको पुख्ता करने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई, फिर चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स हो, वेंटिलेटर्स हो या फिर कंसंट्रेटर हो। ऐसे में आप भी जब अस्पताल पहुंची तो जैसा कि आप कह रही कि वेंटिलेटर भी वहां पर थे, लेकिन अमूमन तस्वीर ये भी देखने को मिलती है कि वेंटिलेटर तो मुहैया है, वहां पर मौजूद है सुविधा, लेकिन उनको चलाने वाले एक्सपर्ट नहीं है। ये बात भी बिल्कुल मीटिंग्स में डिस्कस हुई थी कि वेंटिलेटर्स आ चुके हैं और संविदा पे हम ऑपरेटर्स रखेंगे जो उनको संचालन कर सके, जो उनको चला सके, क्योंकि वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है और एटलीस्ट उसके साथ एक ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑपरेटर्स ही नहीं है, वेंटिलेटर्स ही नहीं है, वो वेंटिलेटर्स पड़े हैं, सील्ड है, पैक्ड नहीं है, पैक्ड पड़े हैं। यहाँ पे लगातार अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रहा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि अभी हॉस्पिटल महकमे पे एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रही है कि ऐसे में वो वेंटिलेटर्स प्रोवाइड ना करने की बजाय अपना पल्ला झाड़ते हुए दूसरे हॉस्पिटल्स को रेफरल दे रहे हैं कि इस पेशेंट को संभाल लीजिए, और दूसरे हॉस्पिटल में कई बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पर न सिर्फ स्वास्थ्य महकमे के बंदोबस्त पर हैं, बल्कि जिस तरीके से अस्पताल में तस्वीरें देखने को मिल रही है वो भी अपने आप में चिंताजनक है। बहुत शुक्रिया निकिता आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पदयात्रा के दौरान अमेठी पहुंचे और इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व का मामला उछाला। राहुल गांधी ने कहा कि
कि गांधी जी ने कहा था कि हिंदू का रास्ता सत्याग्रह है, जबकि हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह है। जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है वो हिंदू है, और जो हिंसा फैलाता है वो हिंदुत्ववादी है। अमेठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज एक तरफ हिंदू है जो सच्चाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी हैं जो नफरत फैलाते हैं और सत्ता को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज हिंदू बनाम हिंदुत्ववादी के बीच लड़ाई। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है, हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है, हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है, हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए, सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की? मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं देश के हर युवा को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ? सच्चाई या झूठ? तो अखिलेश के करीबियों पर आईटी रेड हुई है। अखिलेश यादव के करीबी नेताओं के घर में छापेमारी की गई है। मऊ में सपा प्रवक्ता राजीव राय के घर पर छापेमारी की गई। वाराणसी से आई इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। राजीव राय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। मऊ में शहर कोतवाली के सहादपुरा आवास पर छापा मारा गया। मैनपुरी, आगरा, लखनऊ में भी इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली। मनोज यादव, जैनेन्द्र यादव के आवास पर भी छापेमारी की गई। जैनेन्द्र यादव उर्फ नीटू अखिलेश यादव के निजी सचिव हैं। अखिलेश के निजी सचिव जैनेन्द्र के घर पर आईटी की रेड की गई है। गोमती नगर के विशालखंड 2 में जैनेन्द्र यादव का घर है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे। लखनऊ, मैनपुरी और मऊ के अलग अलग स्थानों पर आईटी की टीम पहुंची और अखिलेश यादव के करीबी जो बताए जाने वाले लोगों के घरों पर आईटी रेड डाली गई है। आपको बता दें कि राजीव राय भी इसमें शामिल हैं, जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। खबर रायबरेली से। यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने यूपी को पीछे छोड़ दिया, इस बात का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए कहा कि किसानों का सरकार ने अपमान किया है। आने वाले समय में भाजपा का सफाया होगा। इनकम टैक्स विभाग का ही इंतजार था। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी आएंगे। हार के डर से इनकम टैक्स विभाग द्वारा इस बड़ी कार्रवाई को करवाया जा रहा है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। खबर मैनपुरी से। यहां पर आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन और राजकीय ठेकेदार सपा नेता मनोज यादव के घर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस संबंध में मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष शुभम सिंह ने खास बातचीत की है। उन्होंने ये बताया कि छापेमार कार्रवाई बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है।
बीजेपी 2022 में खत्म होने की कगार पर है, जिसके चलते सपा के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। सपा जिला पंचायत के अध्यक्ष यहाँ पर सदस्य हैं, सपा जिला पंचायत के शुभम सिंह, उनसे खास बातचीत भी की गई है, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में ये पूरी रेड करवाई गई है। छापेमार कार्रवाई से साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार डर गई है और 2022 में उनका सफाया लगभग तय है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बड़ी कार्रवाई करवाई जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसका अंदेशा था और ये हो भी गया है, क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर बेहद भयभीत बीजेपी पार्टी और इसीलिए शायद वो ये कदम उठा रही है। इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।